अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट किए हुए हैं। इससे पहले मैं सारे चैप्टर्स आपको वर्ड टू वर्ड डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, एक एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मैं इंशाल्लाह आपको बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड कवर करवाऊँगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, ये ना इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यू बुक्स में उन्होंने दिए हुए हैं। पुराने सिलेबस में ऐसे कोई टॉपिक नहीं थे। चलिए हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ का ना मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, होती क्या है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी से मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको बताऊँ, एक ये पार्ट था, एक ये पार्ट था, एक ये पार्ट था। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स आपस में मिले और इन छोटे छोटे तीनों पार्ट्स ने आपस में मिले और मिलके इन्होंने एक नया पार्ट बनाया, एक नई चीज़ बना दी। अब वो जो नई चीज़ है ना, वो एक ऐसा काम सर अंजाम दे कि जो कि छोटे छोटे पार्ट्स सर अंजाम नहीं दे सकते थे। मिसाल के तौर पर ये कहेंगे कि ये वाली जो न्यू चीज़ बनी है, ये उसकी इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। जो इमर्जेंट होता है, इमर्ज होना, उभरना, नई ज़ाहिर होना। ठीक है, ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी है इस चीज़ की। मिसाल के तौर पर एक घर है, एक घर मुख्तलिफ ईंटों से मिलकर बनता है। ये ईंट इस ईंट ने मिलकर इस घर को बनाया। ठीक है, अब ये जो घर बना है ना, वो एक पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसमें सारे लोग रह रहे हैं। लेकिन वही अगर एक ईंट होती तो क्या एक ईंट वो काम सर अंजाम दे सकती जो एक पूरे घर ने सर अंजाम दिया? नहीं ना। तो एक पूरा घर जो एक नई चीज़ बनी, उसकी बिल्कुल एक ऐसा प्रॉपर्टी है, उसका वो ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ है। ठीक है, ये इसको कहते हैं इस नई चीज़ की इमर्जेंट प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको और मिसालें दूँ, अपनी बॉडी से मिसाल देते हैं। मसल सेल है, ठीक है, याद रखना आपका ना मसल ऐसा होता है, ऐसा करके। ठीक है, ऐसे करके ना, ऐसे करके अगर कभी आपने देखा हो ऐसे करके मसल सेल होते हैं। तो ये जो मसल सेल होता है ना, ये मुख्तलिफ मसल सेल से मिलके बना होता है। पूरा मसल है, ठीक है, ये मसल टिश्यू है, तो मसल टिश्यू मुख्तलिफ मसल सेल से बनेगा। एक ये मसल सेल हो गया, दूसरा मसल सेल हो गया, तीसरा मसल सेल हो गया, चौथा मसल सेल हो गया। इस तरह लंबे लंबे मसल सेल्स मिलके पूरा मसल टिश्यू बना देते हैं। ठीक, अब क्या होता है, ये जो पूरा मसल टिश्यू बड़े अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिससे आपकी मूवमेंट हो रही है। लेकिन उसके बरक्स इस मसल टिश्यू ने फॉर एग्जांपल ये 3 मसल टिश्यू इन्होंने मिलकर पूरा मसल बना दिया। यही अगर ये एक सिंगल मसल सेल होता, क्या वो उतने अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाता जितने अच्छे तरीके से पूरा मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है? नहीं, वो एक अकेला मसल सेल कुछ नहीं काम कर सकता था। लेकिन जब वो सारे मसल सेल आपस में मिले और उन्हें, वही ना बात, इत्तेफाक में बरकत है, वो सारे आपस में मिले, उन्होंने मिलके फिर एक पूरा एक मसल, बहुत बड़ा मसल बना दिया। अब वो जो मसल टिश्यू है वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, आप अच्छे तरीके से मूवमेंट कर पा रहे हो। यही अगर एक खाली मसल सेल होता, वो उस तरीके से काम नहीं कर सकता था। ये उस पूरे मसल टिश्यू की इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। तो जो एक न्यूरॉन है वो उस तरीके से नहीं सोच सकता, उसमें उतनी सोचने की एबिलिटी नहीं है, ना ही फैसला लेने की एबिलिटी है जो आपका दिमाग का काम है। जबकि सारे इतने ज़्यादा जो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है, सारे मिलके काम करते हैं। तो अब आपका ब्रेन जो है ना, सोचने की भी एबिलिटी रखता है, समझने की भी एबिलिटी रखता है, फैसला लेने की भी एबिलिटी रखता है ना। तो वही बात उन्होंने की हुई है कि अगर वही बात जब वो सिंगल कंपोनेंट होते हैं तब वो उतने अच्छे तरीके से काम सर अंजाम नहीं देते। लेकिन जब उन्होंने उन तमाम ने आपस में मिल जाना है और मिलके एक नई चीज़ बनानी है, तो वो जो नई चीज़ बनती है ना, हालांकि वो बनी उन्हीं कंपोनेंट से है, उन्हीं छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी है, लेकिन उसका जो काम है ना, वो उन पार्ट्स की निस्बत बहुत अच्छा काम सर अंजाम दे रही है। हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, वही इन्होंने कहा, ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी होती है, इस चीज़ की इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म, अब बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, द कंपोनेंट्स एट ईच लेवल, हर लेवल पे जो कंपोनेंट्स पार्ट होते हैं ना, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, डोंट वर्क सोलली, वो अलग अकेले काम नहीं कर सकते। इंस्टेड बल्कि दे इंट्रैक्ट, वापस में मिलके काम करते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये बताया, मसल टिश्यू के अंदर मसल सेल हैं। ठीक है, एक मसल सेल जो था वो खुद एक सिंगल मसल सेल कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता। कितनी वो कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा? 3-4 मसल सेल भी मिलके क्या ही कॉन्ट्रैक्शन कर लेंगे। हाँ, जब 10-20 मसल सेल आपस में मिलेंगे और मिलके एक बहुत बड़ा मसल टिश्यू बना देंगे, फिर वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ड्यू टू देयर इंट्रैक्शन, उनके आपस में इंट्रैक्ट करने की वजह से, जब ये सारे के सारे मसल सेल आपस में इंट्रैक्ट कर रहे थे, आप इंट्रैक्ट करने का मतलब मिलके काम करना किया उन्होंने, दे क्रिएट न्यू फंक्शन, तो इन्होंने एक नया फंक्शन बनाया। उस न्यू फंक्शन को इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। अभी जो न्यू फंक्शन है ना, कि पूरा मसल एक बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, वो उसकी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। समझ आ रही है? ये जो न्यू फंक्शन आया है, उस न्यू फंक्शन को इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। दीज इंक्लूड द एबिलिटीज़, वो कहते हैं कि इसमें वो एबिलिटीज़ आ जाती हैं जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होती हैं, बट आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, लेकिन वो इंडिविजुअल कंपोनेंट से मुमकिन नहीं थी। जिस तरह कि मैंने आपको बताया, सेल्स हैं, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं।
ठीक। और टिश्यूज़ ने आपस में मिलकर ऑर्गन बनाना है। अब एक मसल सेल जो था वो अकेला उस तरीके से काम नहीं कर पाता था, ठीक। और हाँ, मसल सेल सारे के सारे आपस में मिलके इन्होंने एक टिश्यू बनाया। अब ये टिश्यू अच्छे तरीके से काम कर सारी अंजाम दे रहा है, सही हो गया। तो वही कह रहे हैं कि ये वो एबिलिटीज़ होती हैं जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना टिश्यू वाली, उसमें तो मौजूद हैं बट आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। लेकिन अलग-अलग कंपोनेंट से मुमकिन नहीं है, एक सेल क्या ही काम कर रहेगा, ठीक हो गया। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। वो कहते हैं कि अब हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ के आपको एग्जांपल समझाते हैं। व्हेन लोअर लेवल मेक हायर लेवल, जब लोअर लेवल्स आपस में मिलकर हायर लेवल बनाते हैं तो फिर हायर लेवल से इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं, ठीक हो गया। सिंगल सेल कुछ काम नहीं कर सकता, हाँ सेल आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे तो काम करेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा, ये देखिए जिस तरह उन्होंने कहा है कि फ्रॉम ऑर्गेनेलीज टू सेल्स, एक सेल है, एक सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा सेल बना के दिखाऊँ, ये सेल है, ठीक। सेल के अंदर आपने पढ़ा, आप चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैं आपको दोबारा क्या बताऊँ, न्यूक्लियस है, एक एक ऑर्गेनेली को हमने डिटेल से पढ़ा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर काफ़ी ऑर्गेनेलीज होती हैं एंड यहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, स्मूथ और रफ, फिर गोल्जी अपरेटस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मौजूद होता है। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है ना, ये अपने अपने काम सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन एक ऑर्गेनेली क्या ही काम कर लेगी। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, गोल्जी सिर्फ पैकिंग कर रहा है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सिर्फ प्रोटीन बना रहा है। तो एक ऑर्गेनेली उतने अच्छे तरीके से काम कर तो रही है अपना, लेकिन जब सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिलके काम करती हैं ना, इंटरेक्ट करके काम करती हैं, फिर एक पूरे सेल का फंक्शन आता है। वरना एक सेल के अंदर खाली एक माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हो तो क्या वो सेल का काम होगा? नहीं, सेल के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज का मौजूद होना लाजमी और वो सारी ऑर्गेनेलीज मिल के काम करें, ठीक है। तो वो कहते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनेलीज जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज है ना, हैव स्पेसिफिक फंक्शनिंग, उनकी अलग अलग खास काम हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं। हाउएवर लेकिन व्हेन दीज ऑर्गेनेलीज इंटरेक्ट विद इन द सेल, लेकिन जब ये सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिल के सेल के अंदर काम करती हैं ना, तो फिर एक नया फंक्शन सेल का आ जाता है। दे क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फिर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। और वो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, वो जो सेल होता है, अब वो इस काबिल हुआ है कि कैरिंग आउट वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस के वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सके, जैसा कि सेल डिवीजन का प्रोसेस सर अंजाम दे सके, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस। सिंपल बात यह है कि एक सिंगल ऑर्गेनेली कोई काम नहीं कर सकती। एक सिंपल इमर्जेंट प्रॉपर्टी यही है ना, एक सिंपल जो पार्ट होता है वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो सारे ऑर्गेनेलीज आपस में मिलेंगी ना सेल के अंदर की, वो सारी ऑर्गेनेलीज मिलके इकट्ठे काम करेंगी आपस में इंटरेक्ट करके, फिर इस सेल का पूरा फंक्शन आएगा, सही हो गया। मिलके आपने काम करना है बस, बॉडी की ये मंतक है और करना भी ऐसी चाहिए, इत्तेफाक में बरकत होती है, ठीक है। फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज़, इसी तरीके से अगर आप बात करो इंडिविजुअल सेल्स डोंट हैव प्रॉपर्टीज़, अगर एक अलग सेल की बात करें तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है दैट आर प्रेजेंट इन द टिश्यू, जो टिश्यू के अंदर मौजूद है, विच दे मेक, जब सेल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो जो टिश्यू काम करता है वो एक इंडिविजुअल सेल नहीं कर पाता। जिस तरह के मैं भी आपको यही तो पीछे मिसाल दे के आई हूँ मसल टिश्यू की। मैंने आपको कहा कि जो मसल टिश्यू है उसके अंदर मुख्तलिफ मसल सेल्स हैं, एक मसल सेल क्या काम कर लेगा, कितना को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब सारे मसल सेल्स आपस में मिलके एक बहुत बड़ा मसल टिश्यू बना देंगे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आपकी बॉडी की मूवमेंट भी करवाएगा, सही है। तो यही बात है कि उनके तमाम मसल सेल्स के आपस में मिलने से एक नया फंक्शन आया, और वो जो नया फंक्शन आया वो उसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी कह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि मसल सेल्स कंबाइन, मसल सेल्स आपस में, वही उन्होंने मसल सेल्स की एग्जांपल दे दी, मसल सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं और मसल टिश्यू बनाते हैं। और मसल टिश्यू जब बनता है ना, तो विच कैन कॉन्ट्रैक्ट, वो इतना अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है और जनरेट फोर्स, और इतनी अच्छी फोर्स जनरेट करता है कि आपकी बहुत अच्छी मूवमेंट होती है, सही हो गया। अच्छा, इसी तरीके से टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ अलग अलग क्या काम सर अंजाम दे लेंगे। जिस तरह मैंने आपको स्टमक की बात बताई थी, ठीक है। स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू खाली क्या कर लेगा, खाली कनेक्टिव टिश्यू क्या कर लेगा, सारे टिश्यूज़ आपस में मिलके काम करेंगे तो और स्टमक का फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। एन ऑर्गन परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो कहते हैं कि एक ऑर्गन जो है, जिस तरह स्टमक की बात कर लो, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन उसने सर अंजाम देने हैं, ठीक है। वो फंक्शन सर अंजाम देने हैं दैट इट्स इंडिविजुअल टिश्यू कैन नॉट परफॉर्म, जो एक टिश्यू सर अंजाम नहीं दे सकता। जिस तरह के वही स्टमक की मैंने आपको एग्जांपल दी, स्टमक क्या क्या करता है, स्टमक फूड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके फूड को आपस में मिक्स करता है, ग्राइंड करता है। फिर स्टमक ने क्या करना होता है, स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ होता है, उस HCl ने जो आपके खाने के साथ साथ जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरासीम अंदर चले गए उनको किल करना है। फिर स्टमक ने आपकी फूड स्टोर करनी है, तो स्टमक इतने काम सर अंजाम दे पा रहा है, ये एक टिश्यू की वजह से मुमकिन नहीं है। ये सारे टिश्यूज़ आपस में इत्तेफाक से मिलकर काम कर रहे हैं तो मुमकिन है, ठीक है। सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर इत्तेफाक से काम करते हैं तो एक नई प्रॉपर्टी आती है जिसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, और उसकी वजह से स्टमक अपना काम सर अंजाम दे रहा है। इस तरीके से वो कहते हैं हार्ट का भी यही हाल है। हार्ट इज़ कम्पोस्ट ऑफ वेरियस टिश्यूज़, हार्ट के अंदर काफ़ी टिश्यूज़ हैं। हार्ट के अंदर मसल टिश्यू है जो कि कार्डिक मसल्स हैं, हार्ट के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हार्ट को सपोर्ट करने के लिए, हार्ट की लाइनिंग बनाने के लिए एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है, ठीक है।
तो ये सारे टिश्यूज़ आपस में मिलके काम करेंगे तो जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है ना, जो उसने ब्लड को पंप करना है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो परफॉर्म हो पाएगा। अगर कोई एक भी टिश्यू कहे मैं अलग काम करना चाहता हूँ, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड इंट्रैक्शन, इन तमाम का आपस में मिलके काम करना इन सारे टिश्यूज़ का, अलाउ द हार्ट, वो हार्ट को इस काबिल बनाता है कि वो अब अच्छे से पंप कर सके ब्लड को, जो उसका फंक्शन है हार्ट का, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर सके। कब? जब हार्ट के तीनों टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मिलके काम करेंगे तो हार्ट ही काम कर सकेगा अपना। ठीक है, इसी तरीके से वो कहते हैं कि ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली कहानी सुनाई थी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम सारा ऑर्गन सिस्टम है ना। तो मल्टीपल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, मल्टीपल ऑर्गन्स इकट्ठे काम करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो होता है ना, वो वाइटल फंक्शन, बड़े अहम काम से अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की आप बात कर लें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पर कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ पे कंपोज कर रहा होता है? ऑर्गन्स पे। कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स है? मैंने आपको बताया माउथ, मुंह से आप खाना फूड अंदर लेके जाते हो। फिर माउथ के आगे ना फूड पाइप आता है जिसको इसोफेगस कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ब्राइटनेस का मसला आ रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ना डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। स्टार्ट में बिल्कुल माउथ बना हुआ है, माउथ के बाद फूड पाइप है जिसको इसोफेगस कह रहे हैं। ठीक है, इसोफेगस के बाद देखें ये आपको स्टमक नज़र आ रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसने फूड को डाइजेस्ट करना है स्मॉल पीसेस के अंदर, मतलब आपके फूड को ब्रेक डाउन करना है और फिर उस फूड को आपके ब्लड के अंदर डालना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पीसेस तो आपके ब्लड में नहीं जाएंगे ना, छोटे छोटे जाएंगे बिल्कुल। ये देखें स्टार्ट में बिल्कुल आपको माउथ नज़र आ रहा है, माउथ के बाद आपको इसोफेगस, ये सारा का सारा ये इसोफेगस फूड पाइप है जिसके ज़रिए से फूड आपके स्टमक में जा रही है। ठीक, फिर स्टमक से फूड ने आपके जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ने आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसे सारी की सारी फूड जो है ना वो पकड़ के ब्लड में डाल दी जाती है। जो फूड ब्लड में नहीं डालनी, जो वेस्ट मटेरियल है ना, वो फिर बचा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से आपके एंड फिर रेक्टम होता है, रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है। और फिर जब कभी आपको डेफिकेशन के लिए आप जाते हो वॉशरूम वगैरह में, तो फिर वहाँ से एनस से एक्सपेल आउट हो जाता है वेस्ट मटेरियल फीसिस की सूरत में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखें डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कह रहे हैं कि एक स्टमक जो है वो अकेला काम क्या सर अंजाम देगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके काम करते हैं, तो वो जो आपकी फूड की डाइजेशन है और फूड की एब्जॉर्प्शन है फूड के अंदर, ब्लड के अंदर, उसका प्रोसेस मुकम्मल हो पाता है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑर्गन मिलके काम करना ज़रूरी है। जब ये सारे मिलके काम करते हैं तो एक नया फंक्शन आता है। क्या फंक्शन आता है? कि फूड आपकी डाइजेस्ट भी हो गई है और पकड़ के ब्लड में भी चली गई है आपके, वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। सही हो गया। ये देखिए उन्होंने वही लिखा हुआ है कि जो आपका मिसाल के तौर पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंपोस्ट कर रहा था ऑर्गन्स पे, लाइक माउथ जो मैंने आपको दिखाया था पहले ऑर्गन अभी डायग्राम के अंदर। ठीक है, माउथ है, इसोफेगस वो जो फूड पाइप था जिससे फूड स्टमक के अंदर आ रही थी। ठीक है, उसके बाद फूड स्टमक के अंदर आ जाती है। स्टमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन्स ऑर्गन है, और लीवर भी साथ में बना हुआ था, लीवर भी ऑर्गन है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। वो कहते हैं अभी इंडिविजुअल ऑर्गन्स, अगर हर ऑर्गन का मैं अलग अलग काम करना शुरू कर दूँ तो वो अलग अलग कुछ भी नहीं कर सकता, कैन नॉट डाइजेस्ट फूड। इंडिविजुअल ऑर्गन अलग से एक ऑर्गन जो होता है वो फूड को नहीं डाइजेस्ट कर सकता, बट लेकिन द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ दीज ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन्स जब मिलके काम करते हैं ना तो इनेबल द डाइजेशन, फिर आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो पाती है फूड की। डाइजेशन का मतलब है कि उस फूड को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ा जाता है। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और आपके जो आपने खाना खाया, जो आपने न्यूट्रिएंट्स खाए, उनकी एब्जॉर्प्शन हो पाती है ब्लड के अंदर। सही हो गया। तो इस तरीके से ऑर्गन्स इन्होंने बताया हुआ है इसकी इमर्जेंट प्रॉपर्टी। अगर स्टमक क्योंकि स्टमक जो होता है ना वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लेकिन पूरा नहीं डाइजेस्ट करता। जो बाकी थोड़ी बची हुई प्रोटीन होती है ना वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट करनी होती है। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम, आइलियम। ड्यूडेनम फूड की एब्जॉर्प्शन करता है लेकिन सारे नहीं कर पाता, तो जो बची खची है फिर वो जिजुनम करेगा। तो इसलिए सारे मिलके काम करते हैं तो अच्छे तरीके से काम अंजाम होता है। वही इत्तेफाक बरकत है, मिलके काम करें, एक ही बात है। फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म में कैसी इमर्जेंट प्रॉपर्टी आती है? मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर द इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके काम करेंगे तो हम अपना काम सही अंजाम देने के काबिल होंगे। जिस तरह मैं सोच पा रही हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कॉन्शियसनेस में, मैं अपने होशो हवास में हूँ, मेरे में थिंकिंग एबिलिटी अब है, सोच रही हूँ, और एबिलिटी टू अडेप्ट एन इन्वायरमेंट के अंदर रहने के काबिल हम मतलब इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म
कैसे काम करने के काबिल सारे काम सर अंजाम दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम है वो सारे आपस में मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको आगे ऑर्गन सिस्टम दिखाए थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इतने नर्वस सिस्टम, वो सारे मिल के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को बस मैं तो अपना अलग ही काम करूँगा, नहीं, ये सारे मिल के काम करते हैं। तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपने काम करने के सर अंजाम देने के काबिल होता है। वही कह रहा है कि वेरियस ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी आती है। क्या इमर्जेंट प्रॉपर्टी आती है? कॉन्शियसनेस की, कि आप अपने होशोवास में हो, थिंकिंग, आप सोच पा रहे हो, एंड एबिलिटी टू अडेप्ट टू इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट में रहने के काबिल हुए हो। ये क्यों? क्योंकि सारे आपके जो ऑर्गन सिस्टम में मिलके काम कर रहे हैं। दीज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ये जो इतने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है ना, ये जो इतने एडवांस बिहेवियर है, ये इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम, हर एक ऑर्गन सिस्टम का मैं काम कर लूँ वो सर अंजाम नहीं दे सकता, बट अराइज फ्रॉम, लेकिन ये कैसे अराइज होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आपके अंदर कैसे आता है? फ्रॉम द कौन सा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर? सोचने का, आपके जो होशोवास बिल्कुल कायम है, आप जो इन्वायरमेंट के अंदर रहने के काबिल हुए हो। ठीक है, ये कैसे आ रहा है? अराइज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन, ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं, तब आप ये काम से अंजाम देने के काबिल हो रहे हैं। मैं किन ऑर्गन सिस्टम की बात कर रही हूँ शायद आप समझ पा रहे हो, जिस तरह कि मैंने अभी आपको ये वाले सारे ऑर्गन सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, फिर मस्कुलर, नर्वस, ब्लड सर्कुलेटरी, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं, अलग-अलग काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तभी तो एक ऑर्गेनिज्म की इमर्जेंट प्रॉपर्टी आ रही है। क्या इमर्जेंट प्रॉपर्टी आ रही है? आप सोच पा रहे हो, आप अपने होशो हवास में हो, आप इस इन्वायरमेंट में रहने के काबिल हुए हो। ठीक है, तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट था, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली लेक्चर्स में हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आपने काइंडली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से कोई ऐसा शख्स जिसको एकेडमी में किसी की सर की समझ नहीं आ रही, या वो क्वेश्चन पूछने से हेजिटेट करता है, उसको क्वेश्चन पूछना सही नहीं लगता, उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपकी वजह से किसी को समझ आ जाए, तो अल्लाह ताला आपको आपकी फ़रिश्ते मदद करेंगे। जब एक इंसान अपने भाई की मदद में लगा रहता है ना, तो अल्लाह ताला फिर फ़रिश्ते भेज देते हैं उसकी मदद के लिए। तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।